हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग हिंदी से क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो 5 अप्रैल 2024 को एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो आज का पहला प्रश्न है, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नम प्लस अस्ते, नमो प्लस अस्ते, नमः प्लस अस्ते या नमः प्लस ते। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, नमः प्लस ते। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, लंबा या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 2024 में 5 अप्रैल को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समास का अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, द्विगु। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास है। द्विगु समास में समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे त्रिनेत्र, त्रिलोक, दोपहर। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। जैसा कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से कुछ पैराग्राफ देखने को मिलेगा और इसमें से आपको पढ़ के सही सवाल का जवाब देना है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान का पर्यवचित शब्द क्या होगा? प्रभु, ईश्वर, परमात्मा या ये सभी। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि भगवान का पर्यवचित शब्द यानी अनेकों नाम होते हैं, प्रभु, ईश्वर एंड परमात्मा। तो ये सभी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3 या 5। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य एंड तीसरा संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइन के लिए सही परिभाषित शब्द कौन सा नहीं होगा? नियत करना, सौंपना, समनुदेशित करना या ग्रहण करना। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रहण करना। असाइन के लिए सही परिभाषित शब्द ग्रहण करना नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असाइन शब्द का परिभाषित शब्द होता है किसी कार्य को, जिम्मेदारी या वस्तु को किसी व्यक्ति को सौंपना, नियत करना या निर्देशित करना। तो यहाँ पे जो है ये तीनों होगा, शाब्दिक अर्थ नियत करना, सौंपना एंड समनुदेशित करना, और ऑप्शन डी ग्रहण करना नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा? अनुशासी, अनुशासित, अनुशंसित या अनुशासिक। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, अनुशासन शब्द का विशेषण अनुशासित होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा? 4 सेव, ईमानदार, थोड़े चावल या कुछ लोग। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, ईमानदार। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण इन चारों में से ईमानदार होगा। गुणवाचक विशेषण के वे शब्द होते हैं
जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईमानदार। क्योंकि ईमानदार से स्वभाव झलकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना, पानी पीना, क्रोध दबाना या खुशी मनाना। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, क्रोध दबाना। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध दबाना। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुस्सा पीने मुहावरे का अर्थ और तरह से हो सकता है कि धैर्य से काम लेना, क्रोध को रोकना, क्रोध पर नियंत्रण करना या क्रोध दबाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम सबसे सुंदर हो, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। यह जो है वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित फुलवारी में घूमने का आनंद ही कुछ और है। तो रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? यानी रंग बिरंगे फूलों, ये जो है रेखांकित शब्द है, तो ये कौन सा पदबंध है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या संज्ञा। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध वह पदबंध होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और वाक्य में विशेषण का काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रंग बिरंग बता रहा है, फूलों की विशेषता बतला रहा है, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने भोजन कर लिया। वाक्य को कर्म वाच्य में बदलना है। उसने भोजन किया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। ये जो है कर्मवाच्य में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहले वाक्य अशुद्ध पूछा गया था, अभी शुद्ध पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, इस किताब का क्या मूल्य है? यह वाक्य शुद्ध है, बाकी ए, बी एंड सी जो है वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? रस, शब्द शक्ति, छंद या अलंकार। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं। शब्द शक्ति शब्द और शक्ति के समन्वय से मिलकर बनी होती है। जैसे कि शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा एंड व्यंजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तम व्यंग्य अर्थ का दूसरा नाम क्या है? वर्ण, व्यंजन, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, ध्वनि। उत्तम व्यंग्य अर्थ का दूसरा नाम ध्वनि है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज पग चले सुने विन काना, कर बिनु कर्म करे विधि मनाना। अनन्य रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता परियोगी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विप्सा, विभावना या विरोधाभास। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, इसमें विभावना अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि डेली बाय डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा? आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य बामह? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, आचार्य बामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण है? आंसर आपके स्क्रीन पर है। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। इसमें जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सबको बता दूं, जब किसी चीज़ या विचार की तुलना किसी और चीज़ या विचार से की जाती है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। यहाँ पे जो है इस पंक्ति में कृष्ण चंद्रमा को खिलौना कह रहे हैं, तो पंक्ति में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत है मुख चंद्र में अलंकार। सोहत है मुख चंद्र में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, रूपक। सोहत है मुख चंद्र, तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मुख चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना या रूपक? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब उपमेय में उपमान होने की कल्पना या संभावना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दीर्घ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, विभावना या विरोधाभास? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, विरोधाभास। जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास प्रतीत होता है तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्दी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढकना, आच्छादित करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ढकना और आच्छादित करना, ये जो दोनों है धातु से बना हुआ है, छिद्दी धातु से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वार्णिक छंद है? पूछे बिन को काहू काव सो ना बात करे, देवता से बैठे सब शादी शादी मौन है, सवैया, चौपाई, कवित या मंजू मालिनी? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, कवित। इसमें जो है कवित वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, वीर रस। ओज गुण वीर और रौद्र रसों में पाया जाता है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, अण तथा ध आदि कठोर वर्गों का प्रयोग होता है। तो ये वीर रस है, ओज गुण का प्रयोग वीर रस में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास, उत्साह, भय या जुगुप्सा? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे जुड़ा वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना को याद करने में मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें
अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।